हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था मॉडर्न हिस्ट्री के। हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे थे 3 वीडियो में। आज हम विश्व इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। इसके भी 2 से 3 वीडियो बनेंगे और इसमें हम जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित देखने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति थी जो पूरे यूरोप की और पूरे विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, महत्वपूर्ण क्रांति थी। 1789 में हुई थी। और क्यों हुई थी, इसके कारण क्या थे, तो वो हम सब पढ़ेंगे। और जब भी फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस का जो शासक था वो लुईस 14 था, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें आंसर में उतना नहीं लिखना रहता है जो कि एक पूरी स्टोरी होता है। हमें सारांश लिखना पड़ता है कोई भी आंसर, क्योंकि हम लोगों के पास वर्ड लिमिट होती है, हमें उसी वर्ड के अंतर्गत लिखना होता है। तो पहला ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और परिणामों की विवेचना करो। तो आपको कारण लिखना और विवेचना लिखना। इसमें जो मैंने आपको ये जो लिखा हुआ बता रही हूँ, ये मेरे विश्व इतिहास के नोट्स का है। विश्व इतिहास के नोट्स आप परचेज भी कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 200 रुपये है। 200 रुपये में आपको विश्व इतिहास के जो सभी 6 टॉपिक हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति, और आपका औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण, ये सभी टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। 200 रुपये की इसकी सॉफ्ट कॉपी। अगर आप इसकी हार्ड मंगाना चाहते हैं तो हार्ड भी मिल जाएगा। अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो पूरा पैकेज भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, क्योंकि फ्रांस उस समय एक बहुत शक्तिशाली देश था। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है, फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था है, फ्रांस की धार्मिक व्यवस्था है, सभी को उसने झकझोर कर दिया था। तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांति एक विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही बंधुत्व, समानता और सामंतवाद की जो समस्या खत्म हुई थी, साम्यवाद, तो ये सभी चीज़ें फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के बाद ही आई थी। तो सबसे पहला कारण देखते हैं हम, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या, आप इसको एलोबरेट करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहला कारण था कि फ्रांस में निरंकुश शासन। फ्रांस में निरंकुश शासन था। जो वहाँ का शासक था जो लुईस 14, बहुत निरंकुशवादी था। वो जनता पर अत्याचार करता था, उनका शोषण करता था, ज़रूरत से ज़्यादा कर लगाता था। जो न्यायालयी व्यवस्था थी, उनको बिना सोचे समझे दंड दिया जाता था, बिना सुनवाई के दंड दे दिया जाता था। मतलब एक स्वेच्छाचारी शासक था, मतलब खुद को ही सब कुछ समझता था और वो देवी अधिकार से पूरी तरह युक्त था। मतलब वो ये समझता था कि भगवान ने मुझको पहुँचाया है और मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। तो इस तरीके का कुछ जो लुईस 14 था वो इस प्रकार का शासक था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रांस में निरंकुश शासन था। शासन राजत्व के देवीय सिद्धांत पर आधारित। देवीय सिद्धांत मतलब होता है कि राजा स्वयं को ही भगवान मानने लगता है। लुईस 14 इसका उदाहरण है। इसके बाद लुईस 14 के जो उत्तराधिकारी हुए थे वो भी अयोग्य थे। देश की प्रशासन प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट थी। अब जब राजा अयोग्य होगा तो प्रशासन भी उसका भ्रष्ट ही रहेगा। भ्रष्ट ऐसे था कि जो अधिकारी थे, जो सामाजिक व्यवस्था इस समय की बटी हुई थी, 3 भागों में बटी हुई थी। जो पहला वर्ग था वो पादरी रहते थे उनका था। दूसरा जो वर्ग था वो क्लीन लोगों का था। और तीसरा जो जन सामान्य लोगों का था, जिसमें किसान व्यापारी वगैरह आते थे। तो समाज इस तरह बटा हुआ था। तो जो फर्स्ट स्टेट के लोग रहते थे, फर्स्ट स्टेट के लोग जो मतलब जो पादरी रहते थे, तो उनमें, और जो सेकेंड स्टेट के लोग रहते थे उनमें जरूर से ज़्यादा भ्रष्ट थे। ये क्या करते थे, राजा तो साधारण जनता से कर लेता ही था और ये लोग भी जनता से कर लेते थे। तो ये भी किसी न किसी तरह भ्रष्ट थे। निरंकुश शासन था और निष्क्रिय शासन था। तो ये आप इसके राजनीतिक कारणों में लिख सकते हैं कि फ्रांस में निरंकुश शासन था। शासन राजत्व के देवीय सिद्धांत पर आधारित था। लुईस 14 इसका उदाहरण है। इसके बाद लुईस 14 के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे। देश की प्रशासन प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्ट थी और निरंकुश निष्क्रिय शासन, ये हम इसके राजनीतिक कारण में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा लिखने का आदत है तो आप इसको एलोबरेट करके भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इसके सामाजिक कारण। किसी भी कोई भी शासन व्यवस्था हम लिख रहे हैं और किसी भी राजा की व्यवस्था लिख रहे हैं हम, तो सामाजिक जब हम व्यवस्था लिखते हैं तो हम उसमें मेनली समाज के बारे में लिखते हैं कि समाज इस तरीके से बटा हुआ था। तो समाज विषम और विघटित था। विघटित मतलब एकता नहीं थी। समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ था। व्यापारी वर्ग अलग था, जमींदार वर्ग अलग था, एक गरीब वर्ग अलग था।
विशेषाधिकार सामंत और पादरी थे। जो विशेष अधिकार जिनको प्राप्त थे वो सामंत और पादरी थे, इनको बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे। ये लोगों का शोषण करते थे, लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा कर लगाते थे, और इनको शासन राजा ने इनको ऐसी व्यवस्था दी थी कि ये कोई कर नहीं देते थे, ये कर से मुक्त थे। विशेषाधिकार विहीन वर्ग मतलब जिनको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे वो थी साधारण जनता। किसान मजदूरों की दशा बहुत ज़्यादा दयनीय थी। जो किसान और मजदूर थे वो बहुत ज़्यादा उन पे लोगों को बहुत मतलब दयनीय ऐसी स्थिति थी कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा कर लगाते थे, तो उनको 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ते थे। मध्यम वर्ग जो था, मध्यम वर्ग में व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर आते थे, जो वो भी लोग भी आक्रोशित थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि उन्हें भी विशेषाधिकार प्राप्त हो। तो ये समाज कुछ था वो इस तरह बटा हुआ था, समाज विषम और विघटित था। विशेषाधिकार प्राप्त लोग कौन थे? सामंत और पादरी थे। विशेषाधिकार विहीन लोग थे साधारण जनता। किसान मजदूर की दशा दयनीय थी। मध्यम वर्ग थे व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर जो आक्रोशित रहते थे। इसके अलावा अब है आर्थिक। हमने क्या लिखा? राजनीतिक कारण लिखे, सामाजिक कारण लिखे और आर्थिक कारण। जब समय फ्रांस में इनका शासन था लुईस 14 का, उस समय आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा जर्जर थी। आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह संकटग्रस्त थी। आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह जर्जर अवस्था में थी। राज्य जो था वो दिवालियापन की कगार पर आ गया था, क्योंकि जो राजा था वो ज़रूरत अपनी पत्नी के प्रभाव में रहता था, वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता था। एक इतिहासकार ने बोला है कि जो लुईस 14 का काल है वहाँ पे आय के अनुसार खर्च नहीं होता था, खर्च के अनुसार आय निश्चित होती थी कि किस तरह से हमें खर्च करना है, अब उसके अनुसार हमें लोगों से कर लेना है। तो इस तरीके से वहाँ पे ऐसा डिसाइड था। और जो राजा जो होता था ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करता था। एक उसने बहुत बड़ा महल बनवाया था बार्सिलोना में, उसने महल बनवाया, उस पर रख रखाव में बहुत खर्चा करता था। तो राज्य के ऋण के तले क्या होता था? वो जो छोटा वाला किसान होता था, मध्यम वर्ग होता था, वो दब गया था। राज्य की कर नीति भी बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण थी, वाणिज्य नीति भी दोषपूर्ण थी। तो ये आपको आर्थिक परिस्थितियाँ याद करना है। आर्थिक व्यवस्था संकटग्रस्त थी, राज्य दिवालियापन की कगार पर था, युद्धों और फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था, राज्य ऋण के बोझ तले दब गया था, राज्य में कर नीति भी दोषपूर्ण थी और वाणिज्य नीति भी दोषपूर्ण थी। अब हम देखते हैं दार्शनिकों की भूमिका। जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें दार्शनिकों की बहुत ज़्यादा भूमिका थी, क्योंकि फ्रांस की जनता थी वो उनका बौद्धिक स्तर तो ठीक अच्छा था, लेकिन उनको कोई जागरूक करने वाला नहीं था। उसी समय पे ही मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो आदि विचारकों ने फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना के साथ उसका विकल्प भी दिया। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है जिसने इनको जागरूक किया। नेपोलियन का जब समय आया था तो नेपोलियन ने कहा भी था कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। कहीं ना कहीं इन विचारकों ने, रूसो के जो समकालीन विचारक थे, उन लोगों ने फ्रांस के लोगों की जनता को जागरूक किया और उन्हें शासक के विरुद्ध खड़े होने को मजबूर किया। तो कौन कौन से कारण लिखे आपने? सबसे पहले इसमें कौन कौन से सबसे पहले लिखा आपने राजनीतिक कारण, निरंकुश शासन, देवीय सिद्धांत, उत्तराधिकारी आयोग, प्रशासन प्रणाली भ्रष्ट, निरंकुश निष्क्रिय शासन। सामाजिक कारण में समाज भ्रष्ट था, अधिक अलग अलग उसमें बटा हुआ था। विशेषाधिकार सामंत और पादरी थे, विशेषाधिकार विहीन साधारण जनता और थी। किसान मजदूर की दशा दयनीय थी। मध्यम वर्ग में व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर आते थे जो आक्रोशित होते थे। आर्थिक परिस्थितियाँ संकटग्रस्त थी, राज्य दिवालियापन पे था, युद्ध और फिजूल खर्ची में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, राज्य जो ऋण के बोझ तले दब गया था, राज्य कर नीति भी दोषपूर्ण हो गई थी। इसके अलावा ही दार्शनिकों की भूमिका। अब हम लिखेंगे क्या वो सबसे पहला पढ़ना आपको लिखना है फ्रांस की क्रांति का। देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का प्रसार हुआ। इसके अंदर आप ये लिख सकते हो, इसके साथ साथ दूसरे देशों में भी, विश्व के अन्य देशों में भी ये भावना फैली और देश के अन्य भागों में भी सामंतवादिता, निरंकुश शासन खत्म, इसका प्रभाव उन पर रहा और लोगों में क्रांति की भावना और राष्ट्रीयता की भावना जागी। जन जन में राष्ट्रवाद की भावना फैली। इसमें सभी लोग अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को समझने लगे। दूसरे देशों के युद्ध से भी लोग प्रेरणा लेने लगे। तो जन जन में राष्ट्रवाद की भावना फैली। समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ।
सामंतवाद की समाप्ति हुई, लोकतांत्रिक मूल्य को प्रतिष्ठित किया, साम्राज्यवादी विस्तार पर रोक लगाई, जो साम्राज्यवाद विस्तार हो रहा था उस पर रोक लग गई, धर्मनिरपेक्षता का प्रसार हुआ, सैन्यवाद का विकास हुआ। क्या हुआ? धर्मनिरपेक्षता का प्रसार हुआ और सैन्यवाद का विकास हुआ। याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का प्रसार, जन जन में राष्ट्र भावना फैली, समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ, सामंतवाद की समाप्ति हुई, लोकतांत्रिक मूल्य को प्रतिष्ठित किया, सामंतवाद की समाप्ति, समाजवाद का मार्ग प्रशस्त, लोकतांत्रिक मूल्य को प्रतिष्ठित किया मतलब लोकतांत्रिक मूल्य बने, साम्राज्यवादी विस्तार रोक आए, धर्मनिरपेक्षता का प्रसार हुआ मतलब सभी धर्मों को समान महत्व दिया। ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष धर्म को, राज धर्म को ही महत्व दिया जाए। तो धर्मनिरपेक्षता का प्रसार हुआ और सैन्यवाद का विकास हुआ। निष्कर्षतः फ्रांस की क्रांति विश्व पटल पर महान क्रांति के रूप में उभरी। फ्रांस की क्रांति क्या हुई? विश्व पटल पर महान क्रांति के रूप में उभरी। अब हम पढ़ेंगे कि तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा को फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। स्पष्ट करो, क्या ऐसी स्थिति थी जिसके कारण फ्रांस की क्रांति को मतलब जो वहाँ की फ्रांस की जो आर्थिक दुर्दशा है उसको ही क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। तो फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त थी क्योंकि राजा जो है फिजूल खर्ची करता था। लुईस 14वें के समय में लगातार युद्ध हुए थे। अब युद्धों के जाने के कारण सैनिक में भी खर्चा करना पड़ता था, सैनिक को भी रखना पड़ता था, उनके लिए भी अस्त्र शस्त्र देने पड़ते थे, तो उससे शाही कोष क्या हो गया था? खाली हो गया था। तो फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था संकटग्रस्त थी जिसके कारण फ्रांस के राजा को फिजूल खर्ची तथा लुईस 14वें के लगातार युद्धों के कारण शाही कोष खाली हो गया। लुईस 15वें ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर राजकोष के बोझ को और बढ़ा दिया। फिर कौन आया? लुईस 15 आया। लुईस 15वें ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के लिए ये सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया जिससे उसको और बोझ को और बढ़ा दिया। लुईस 16वें ने अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक दशा को और भी जर्जर बना दिया। और जो लुईस 16वां था उसने अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध में भाग लिया और फ्रांस की आर्थिक दशा को और भी जर्जर बना दिया। लुईस 16वें ने भाग लिया। सम्राट, रानी और परिवार पर राज्य की अत्यधिक राशि खर्च की जाती थी। लुईस 16वें के समय क्या होता था? जो रानी और परिवार होता था, वो रानी को उस पर ज़्यादा प्रभाव था और परिवार पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था। कर प्रणाली उस समय असंतोषजनक थी। किसी एक वर्ग जो था, जो थर्ड स्टेट का वर्ग था, उस पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जाता था। विशेष अधिकार के कारण जो संपन्न वर्ग लोग थे, प्रथम स्टेट के लोग थे, जो पादरी थे, उन पर कर मुक्त था। गरीब किसान एकमात्र करदाता था, गरीब किसान से ही कर लिया जाता था। राज्य ऋण के बोझ तले दबता चला गया। मूल धन की तो बात ही क्या, फ्रांस ब्याज चुकाने में भी असमर्थ था। फ्रांस ने जिन्होंने से ऋण जो लिया हुआ था वो उसको चुकाने में असमर्थ था। सरकार की जो वाणिज्य नीति थी वो भी अनियंत्रित और दोषपूर्ण थी जिससे राज्य में उत्पादन और व्यापार का विकास संभव नहीं था। लुईस 16वें ने अपने तुर्गो नेकर जैसे वित्त सलाहकारों के माध्यम से आर्थिक संकट को दूर करने का प्रयास किया। ये सुधार प्रयास लागू नहीं हो सके। अंततः विशेष अधिकार उन्मूलन के प्रस्तावों को पारित करने के लिए स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई गई। फिर क्या इसको सुधारने के लिए एक बैठक बुलाई गई और 1789 ईस्वी में स्टेट जनरल की बैठक के साथ ही क्रांति का आगमन हुआ। इसलिए तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा को फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से हम इस आंसर को लिख सकते हैं कि क्या आर्थिक स्थिति हुई, तो इसको हम अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि उस समय वहाँ की राजनीतिक जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार थी क्योंकि राजा जो था वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने परिवार पे, अपनी पत्नी पे खर्च करता था, अपने शौक पूरा करने में करता था और उसने अपनी वाणिज्य नीति अच्छी नहीं बनाई थी अपने राज्य की ताकि वो व्यापार कर सके, उद्योगों को विकसित कर सके। कर नीति बहुत कमज़ोर थी, कर कमज़ोर थे, जो कर लेना कमज़ोर, जिससे और जो लोग कर नहीं दे पा रहे थे कि जो कर का बोझ था केवल एक ही वर्ग पे था, गरीब किसान पे, तो वो जो कर देने में असमर्थ था। ये सभी कारण थे जिसके कारण राज्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लुईस जो 14 था उसने लगातार युद्ध किए। लुईस 15 ने युद्ध किए जिसके कारण लुईस 16वें ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध लिया जिसके कारण भी जो पैसा था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इसके अलावा उत्पादन और व्यापार का विकास भी संभव नहीं हो पाया। लुईस 16 ने ट्राई भी किया कि जो है हम इसको सुधारें, उसने बहुत सारे मंत्रियों द्वारा इसको सुधारने की कोशिश की लेकिन अंततः वह सफल नहीं हो पाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समस्त यूरोप की व्यवस्था सामान्य रूप से चरमरा रही थी तो क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई? मतलब पूरे यूरोप में ही क्रांति का माहौल था, फ्रांस में ही क्यों हुई? यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब समस्त यूरोप की व्यवस्था सामान्य रूप से चरमरा रही थी तो क्रांति फ्रांस में ही हुई। क्योंकि फ्रांस में वे स्थितियां मौजूद थीं जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया। कैसे? पहला, फ्रांस का जो किसान था वो अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में जागरूक था। दूसरा, किसान जो था वो अधिक समृद्ध था और किसान अधिक स्वतंत्र था और समृद्धशाली था। मतलब किसान सबसे पहले जागरूक था, दूसरा वो समृद्धशाली था। फ्रांस में क्या था कि समृद्ध मध्यम वर्ग मौजूद था, लेकिन पादरी और कुलीन के विशेष अधिकार के कारण उसे पग पग पर अपमानित होना पड़ता था। फ्रांस के पास एक मध्यम वर्ग भी था, मध्यम जैसे हमने पढ़ा है जिसमें डॉक्टर व्यापारी वगैरह आते हैं, लेकिन पादरी और कुलीनों के कारण उसको पग पग पर अपमानित होना पड़ता था, जिसके कारण उसमें भी एक क्रांति की भावना जाग उठी थी। फ्रांसीसी राजतंत्र निरंकुश होते हुए प्रबुद्ध नहीं था, ये भी एक कारण था कि फ्रांसीसी शासक जो था निरंकुश होते हुए प्रबुद्ध नहीं था। फ्रांस ही एक ऐसा देश था जहाँ पे सामाजिक विषमता के साथ एक राष्ट्र की भावना का सूत्रपात हो। अलग अलग विषमताएं थी, फिर भी लोग एक होना चाहते थे। फ्रांस के सैनिकों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर अनुभव प्राप्त कर लिया था। फ्रांस के जो सैनिक थे उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया था। निष्कर्षतः फ्रांस की जनता अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में ज़्यादा जागरूक थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस के सैनिक अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लड़े, जिससे उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ। फ्रांस में एक निरंकुश शासक था, लेकिन प्रबुद्ध शासन नहीं था। फ्रांस एक ऐसा देश था जहाँ विषमता तो थी, लेकिन लोग एकता की भावना के से बंधे हुए थे, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो। मध्यम वर्ग भी चाहता था उनका भी उत्थान हो, गरीब वर्ग भी चाहता था, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक देश के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो यही कारण था कि फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रेंड्स एक सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेस्ट ऐसे कि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर पाएँ, तो आप 10,000 प्रश्नों की एक श्रृंखला मेरे द्वारा तैयार की गई है। इसमें आपको FLT भी मिलेंगे, इसमें आपको टॉपिक भी मिलेंगे। टॉपिक वाइज पूरा टेस्ट है जिसमें 20 से 30 FLT रखे गए हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट है, इससे मतलब है आपका पर्यावरण के अलग 6 से 7 टेस्ट हैं, विज्ञान के अलग 6 से 7 टेस्ट हैं, इतिहास के अलग हैं, भूगोल के अलग हैं, संविधान के अलग हैं, अर्थव्यवस्था के अलग है, मध्य प्रदेश के अलग हैं। तो आप इन सबको एक साथ बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को लगाइए। आप इनको घर पे भी मंगा सकते हो, घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स जो इसके आगे के क्वेश्चन है, जैसे कि नेपोलियन कोड पर टिप्पणी लिखो, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान, तो ये वाले जो नेपोलियन के सुधार, ये वाले जो क्वेश्चन है नेपोलियन से जुड़े, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण, आसिया रेजिम, ये जो फ्रांस की क्रांति 1789 की फ्रांसी की क्रांति की पृष्ठभूमि, तो ये सभी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम एक अगला वीडियो बनाकर फ्रांस का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देन हम रूस की क्रांति पढ़ेंगे और इंग्लैंड की क्रांति पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।